हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमृत सिंह और आज का जो टॉपिक है वो है आपका आनुवंशिकता एवं वातावरण, हेरिडिटी एवं एनवायरमेंट। चलते हैं हम इस टॉपिक की तरफ। ये आपको एक माँ बाप के चार बच्चे दिख रहे होंगे। देखिए, ये माँ है, ये पिताजी है और इनके ये चार बच्चे हैं। देखिएगा, ये बेटी है, ये बेटा है, ये बेटी है और ये बेटा है। देखिएगा, माँ का कलर, माँ की आंखों का कलर इस बेटी का है और इस बेटी का है, और यहाँ इन बालों का कलर इस बेटी का है और इस बेटे का है। ये पिताजी की तरफ से मिली है। तो जो भी हमारी कैरेक्टर है, लक्षण है, जो हमारे माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, उसी को हम हेरिडिटी कहते हैं। जैसे कि माँ का आंखों का कलर है, ये बेटी को मिल गया, इस बेटे को मिल गया। किसी को पिताजी का, जैसे कि बालों का कलर इसको मिल गया, इसको मिल गया। किसी के पिताजी के बाल घुंघराले होते हैं तो कई बेटों के बाल घुंघराले हो जाते हैं, किसी के नहीं होते हैं। तो इस तरीके से ये जितने भी हैं सारी क्या है, हेरिडिटी है। किसी की नाक मम्मी जैसी होती है, किसी की पापा जैसी होती है, किसी और ये आंखों का कलर किसी के मम्मी जैसा होता है, किसी के पापा जैसा होता, हो सकता है किसी की दादा दादी जैसा भी हो। तो जितने भी ये आपके पीछे से पूर्वजों से आपके जितने लक्षण ट्रांसफर होते हैं उसी को हम हेरिडिटी कहते हैं। आगे चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं दूसरा एग्जाम्पल कि ये माँ बाप है, इनका ये बेटा है, तो बच्चे की जो हाइट है वो मम्मी के बराबर मिल गई। कान और आंखों का जो कानों की बनावट तो पिताजी की तरह हो गई और आंखों का कलर पापा की तरह हो गया। हेयर जो मिल गया इसे वो अपनी माँ की तरह मिल गए। तो ये माता पिता से बच्चों में जो भी लक्षण ट्रांसफर होते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी या आनुवंशिकता कहते हैं। तो आनुवंशिकता क्या है, माता पिता या पूर्वजों के लक्षणों का बालकों में हस्तांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। कि ट्रांसफर ऑफ द ट्रेड्स ऑफ पेरेंट्स और टू चाइल्ड इज कॉल्ड हेरिडिटी। ये जितने भी लक्षण आपके ये जितने भी लक्षण, जैसे कि माँ की आंखों का रंग बेटे, एक बेटी को मिल गया, एक बेटे को मिल गया, पिताजी के बालों का रंग एक बेटा एक बेटी को मिल गया। इस तरीके से जितने भी ये लक्षण हैं जो आपके माँ बाप से बेटों में ट्रांसफर होते हैं या फिर आपके पूर्वज एंसेस्टर से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं उसी को क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। आनुवंशिकता एक स्थिर कारक है। स्थिर कारक, हेरिडिटी इज स्टैटिक फैक्टर। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि आप कहीं पे भी रह रहे हो, ये जैसे कि आप यहाँ यूपी में रह रहे हैं और आप केरल में चले जाओ, वहाँ की जलवायु अलग है, यहाँ की अलग है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके आपकी हाइट जैसे कि 5 फुट 4 इंच और वहाँ 5 फुट 2 इंच हो जाएगी, इस तरीके से नहीं होगा। वहाँ पे भी आपकी हाइट जो है वो 5 फुट 4 इंच है, तो केरल में भी आपकी हाइट 5 फुट 4 इंच होगी। जैसे आपकी यूपी में हाइट इतनी है तो इतनी ही रहेगी। आपकी जो आंखों का रंग है नीला है तो केरल में भी नीला रहेगा, ऐसा नहीं कि वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये कह सकता है कि आनुवंशिकता जो है वो स्टैटिक फैक्टर है, स्थिर कारक है। ये चेंज नहीं होता कि आपका, जैसे कि आप इंडिया छोड़ के आप अमेरिका भाग जाओगे तो आपकी हाइट कम हो जाएगी या आपकी आंखों का रंग बदल जाएगा, या आपकी मम्मी की तरह आपकी कान मिले हुए तो वो कान बदल जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए ये क्या है, स्टैटिक फैक्टर है। आनुवंशिकता निर्धारण करने में जीन महत्वपूर्ण भूमिका, जीन जो होता है वो डीएनए का ही पार्ट होता है, डीएनए का पार्ट होता है, उसी को जीन कह देते हैं कि हैप्लॉइड सेट होता है इसका। तो जीन प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर डिटरमाइन हेरिडिटी। तभी तो कहा जाता है कि डीएनए मैच कर लो, ये इनके बेटा है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डीएनए मैच करते हैं। तो डीएनए किससे मिलकर बने होते हैं, जीन से। जीन द्वारा ही भौतिक विशेषता जैसे आंखों का रंग, नाक व कानों की बनावट, ऊंचाई, शरीर का गठन निर्धारित किया जाता है। ये सब आपका डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। और डीएनए किससे मिलकर बना है, जीन से। इस तरीके से आपने सर्किल में इस तरीके से देखा होगा कभी कभी डीएनए का स्ट्रक्चर।
तो इसका एक सेगमेंट जो है ना ये जीन कहलाता है। आपने देखा होगा इस तरीके से डीएनए का सेगमेंट। तो इसको अगर मैं इस यहाँ से काट दूँ तो यही पार्ट आपका जीन कहलाएगा। तो जीन ही आपका क्या करता है, आंखों का कलर निर्धारण करता है, नाक और कान की बनावट निर्धारण करता है, ऊंचाई निर्धारण करता है और शरीर का गठन भी निर्धारण करता है। जैसे कि आपके पापा मोटे हैं या मम्मी मोटी है तो हो सकता है कि आप भी मोटे हो। तो इस तरीके से शरीर की बनावट है। जैसे किसी के पापा नाटे हैं तो उसके बच्चे के भी नाटे रहने की पॉसिबिलिटी रहेगी। इस तरीके से ये जो काम करता है वो आपका कौन करता है, वो जीन करता है। जीन जो है इसमें इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। एक मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 पिता की तरफ से आते हैं और 23 ही माता की तरफ से आते हैं। ए ह्यूमन सेल हैज 46 क्रोमोसोम, 23 कम्स फ्रॉम फादर साइड एंड 23 कम्स फ्रॉम मदर साइड। ये देखिएगा, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ह्यूमन में जो होते हैं वो 46 गुणसूत्र होते हैं, 46। 23 जो आते हैं वो माता पिता की तरफ से आते हैं और 23 ही मम्मी की तरफ से आते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और जो 23वां होता है वो आपका सेक्स का निर्धारण करता है, उसे आपका सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पापा ही मम्मी है। 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स, 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स। यहाँ पे 22 जो है वो आपको ऑटोसोम होते हैं और एक जो होता है वो आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो कि आपका सेक्स का निर्धारण करता है। 22 तो सेम होते हैं दोनों, 22 पेयर क्या होते हैं, सेम होते हैं। और जो 23वां होता है वो सेम नहीं होता, वो चेंज होता है, वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। वो आपके सेक्स का निर्धारण करेगा कि आप लड़के होंगे या फिर लड़की होंगी, इस बात की पॉसिबिलिटी रहेगी। ये देख लीजिए, माता पिता की ओर से 22 गुणसूत्र काय सूत्र कहलाते हैं। काय का मतलब ऑटोसोम। और जो एक अलग अलग होता है, जो एक पेयर अलग होता है, ये 22 पेयर है, युग्म में आते हैं। जो एक अलग होता है उसे कहते हैं लिंग गुणसूत्र, जो हमारे लिंग के निर्धारण में मदद करता है। द क्रोमोसोम ऑफ 22 पेयर्स कम फ्रॉम द पेरेंट्स आर कॉल्ड ऑटोसोम। ये हमारी ऑटोसोम क्या करता है, बॉडी के निर्धारण में मदद करते हैं, विच मेक्स अवर बॉडी। और क्रोमोसोम 1 पेयर विच आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, जो कि आपका सेक्स का निर्धारण करता है। जैसे कि अगर XX हुआ तो वो लड़की होगी और XY हुआ तो वो लड़का होगा। इस तरीके से, जैसे कि आपने इस वाली पिक में देखा था कि अगर किसी माँ बाप के 4 बच्चे हैं, जैसे कि पिताजी का या माता का, तो X का X से मेल होगा तो लड़की बनेगी, X का Y से मेल होगा तो वो लड़का बनेगा। अब हम चलते हैं अपने एनवायरनमेंट की तरफ। जैसा जहाँ का एनवायरनमेंट होगा, मतलब कि जहाँ का परिवेश होगा, जहाँ पे आप रह रहे हैं, उसी की तरीके से आपका का कलर, बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह हो जाएगा। जैसे कि चीन में आप लोगों ने देखो नाटे लोग मिलते हैं और उनकी आंखें बहुत छोटे टाइप की होती हैं। ऐसे ही उसमें आप इंडिया में देख लीजिए कि लोग जो यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे लोग ज़्यादातर गोरे भी मिलते हैं और हल्के काले भी मिलते हैं। लेकिन आप केरला की तरफ चले जाइए, वहाँ पे ज़्यादातर लोग आपको काले मिलेंगे। जैसे हम लोग यूपी में रह रहे हैं और यूपी वाले अगर केरला में चले जाएंगे तो वहाँ पे उसकी जलवायु का असर पड़ेगा, तो वहाँ पर है ना लोग काले हो जाएंगे, मतलब काले का हल्का कालापन आप पे दिखाई देने लगेगा कि आप केरला में रह रहे हैं। अगर आप बहुत फेयर हैं और आप चले गए केरला में तो वहाँ पर हल्का सा आप काले पड़ जाएंगे। इस तरीके से अलग अलग जगह की अलग अलग जलवायु है।
पर्यावरण एक गति कारक है। इन्वायरमेंटल इज ए डायनेमिक फैक्टर। डायनेमिक इसलिए है कि आप जहाँ पर भी जाएंगे, जैसे कि इंडिया में रह रहे हैं, इसके बाद आप अमेरिका चले जाएंगे, तो इसकी आपके वातावरण का, वहाँ का आपका प्रभाव जरूर पड़ेगा। वहाँ अगर ठंड ज़्यादा पड़ रही है तो आप उसी के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये डायनेमिक फैक्टर, स्टैटिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाइट वगैरह जैसे उसके आनुवंशिकता की तरह हाइट आपकी कम हो जाए, 5 फुट 4 इंच हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आनुवंशिकता जो है वो आपका स्टैटिक फैक्टर है, ये आपका डायनेमिक फैक्टर है। ये परिवर्तित होता रहता है, जैसे जहाँ आप चले जाएंगे वैसे ही आपको परिवेश मिलेगा, उसी तरीके से आप हो जाएंगे। आप ज़्यादा ठंड में रह रहे हैं तो ठंड जैसे हो जाएंगे। जैसे कुछ लोग जम्मू कश्मीर में हैं, वहाँ ठंड अधिक पड़ती है, वहाँ आप चले गए तो वहाँ के लोग एकदम गोरे चट्टे वगैरह होते हैं, तो आपका भी कलर जाहिर सी बात है कि उसी के तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से बालक का विकास सामाजिक सांस्कृतिक रूप से प्रभावित होता है। ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे समाज में आप रहोगे वैसा आप सीखोगे। जैसे पता चले चार आप पढ़े लिखे लोगों में हैं, रह रहे हो, तब पढ़े लिखो जैसी बात करोगे, और चार आप बेकार लोगों में रह रहे हो तो बेकार जैसी बात करोगे। चार आप आईएएस के बीच में रह रहे हो तो आप आईएएस वाली बात सीखोगे। मैं ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बात सीखो। और आप अगर क्रिमिनल के साथ रह रहे हो तब क्रिमिनल जैसी बातें करोगे हमेशा कि उसे मार दूँ, इसे मार दूँ, इस तरीके से। और अगर आप आईएएस के साथ रह रहे हो तो आप आई ऑफिसरों वाली बात सीखोगे। इस तरीके से सामाजिक और संस्कृति का वहाँ पर असर पड़ता ही पड़ता है आपका। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल के मल्टीपल का ही उपज है। इसलिए विकास बराबर होता है आनुवंशिकता गुणा वातावरण। डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी मल्टीप्लाई बाय इन्वायरमेंट। इन दोनों के ही इंटरेक्शन का ही नतीजा है कि डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि एक फैक्टर आप कम कर दोगे दूसरा काम करेगा, कि हेरिडिटी हम काट देते हैं सिर्फ इन्वायरमेंटल से डेवलपमेंट हो जाए, नहीं होगा भाई। या फिर आप ये कहो कि हेरिडिटी रहने देते हैं, इन्वायरमेंट काट देते हैं, नहीं सीखोगे, तब भी डेवलपमेंट आपका अधूरा है। इसलिए इन दोनों की इंटरेक्शन का ही नतीजा विकास है। अब विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। डेवलपमेंट पर आनुवंशिकता और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है वो है इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन डेवलपमेंट। सबसे पहले न्यूट्रिशन। अब पता चला किसी बच्चे को आपने सारे न्यूट्रिशन बचपन में नहीं दिए तो वो बच्चा कहीं ना कहीं मंद बुद्धि का पैदा होगा, उसका डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो पाएगा। अब पता चले कोई बच्चा नाटा रह गया तो वो भी आपका न्यूट्रिशन अच्छे नहीं दिए उसे, तो वो हो सकता है कि वो नाटा भी रह जाए। इस तरीके से सेकंड है आपका भौगोलिक। ये भौगोलिक ये है कि आपका बच्चा कहाँ पैदा हो रहा है। आपका बच्चा चीन में पैदा हो रहा है, अगर आप चीन के वो हैं तो वहाँ पे बच्चे नाटे वगैरह होते हैं, तो वह नाटा और कंदी आंखों वाला होगा, हल्की सी छोटी छोटी आंखें जो होती हैं। अब आपका इंडिया में बच्चा पैदा हो रहा है तो उनको नॉर्मल होगा जैसे अब हम सब हैं, इस तरीके से। तीसरा आपका विद्यालय का वातावरण, इन्वायरमेंट ऑफ स्कूल। अब ये क्या होता है कि अब जैसे बच्चों के साथ रहोगे वैसा आप सीखोगे। पता चला मैं 4 पढ़े लिखे बच्चों के साथ रह रहा हूँ तो पढ़े लिखो जैसी बात सीखूंगा, और पता चला 4 मैं गुंडे बच्चों के साथ रह रहा हूँ हरामी टाइप के, तो मैं हरामी चीज़ें सीखूंगा। फिर मेरा पढ़ने लिखने में मतलब मन नहीं करेगा, फिर ज़्यादातर वही बात सीखूंगा जो वो लोग करते हैं। इस तरीके से परिवार का वातावरण, ये भी परिवार का वातावरण देखा जाता है। आप किसी के माँ बाप दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं तो उस पर बच्चे का असर पड़ेगा, वो उसके दिमाग में भी ऐसे ही आएगा कि इसे मार दूँ उसे मार दूँ, इस तरीके से वो सीखेगा फैमिली से। और अगर उसके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, अच्छे से बात करते हैं, तो वो वैसे ही बिहेवियर सीखता, वैसे ही मैनर सीखेगा। 5वां आपका खेल का मैदान, प्लेग्राउंड। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ बच्चा बाहर निकलता है, खेलता है 4 बच्चों के साथ, तो वो सोशलाइजेशन होता है, सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है। वो देखता है कि बच्चा वो दूसरा बच्चा उसे देख के नमस्ते बोल रहा है, तो एक दिन ऐसा होगा कि उस बच्चे पे भी असर आएगा और वो भी सीखेगा कि मैं भी नमस्ते बोलूँ। तो इस तरीके से ये आपका हो गया। ये आपके लिए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन आपका सही है? तो ये है आपका पहला है आपका द ओनली रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस इज हेरिडिटी। ये कह रहा है कि क्या सिर्फ आप हेरिडिटी से ही डेवलपमेंट के बारे में पता कर सकते? नहीं जी, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डेवलपमेंट क्या है, उपज है आपकी किसकी, डी बराबर एच इंटू ई की, इसलिए आप ये वाली बात नहीं कर सकते। दूसरा आपका एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस टोटली शेप ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। टोटली शेप को नहीं, ये तो हर चीज़ को इफेक्ट करता है, शेप कोई थोड़ी करता है। एनवायरमेंट तो आपके कलर को भी करता है, जैसे आपका एनवायरमेंट वैसा रहेगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नाइदर हेरिडिटरी नॉर एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट, ऐसा तो नहीं है भाई, डेवलपमेंट तो दोनों चीज के ऊपर है। डी बराबर एच इंटू ई होता है मल्टीप्लाई, तो ये भी नहीं। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, यस, दोनों की ही उपज होती है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये नहीं आनुवंशिकता में पर्यावरण दोनों एक जटिल प्रक्रिया के रूप में मानव में विकास को प्रभावित करते हैं, तो ये आपका फोर्थ वन इज द राइट आंसर। टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट। टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो टू लुक एट द इनहेरेंट कैरेक्टर दैट गिव ईच पर्सन ए स्पेशल स्टार्ट इन लाइफ। हेरिडिटी कैरेक्टर आपको स्पेशल देता है? नहीं। टू लुक एट एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट इंडिविजुअल, एनवायरमेंटली दोनों का ही होता है। कंसिडर मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन, नहीं। कंसिडर टू बोथ हेरिडिटी कैरेक्टर एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर एंड देयर इंटरप्ले, ये आपका बिल्कुल सही है कि वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी परस्पर क्रियाओं पर विचार करना है। तो इस तरीके से ये आपका हेरिडिटी और एनवायरमेंट खत्म होता है। अगर आपको मेरी द्वारा जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ऑन माय वीडियो and subscribe my channel. Thank you.